ये उजियारपुर विधानसभा इस बार क्यों खास बन रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ आरजेडी के आलोक मेहता काबिज हैं, वो यहाँ पर से चुनाव जीते हैं। समस्तीपुर के अंदर उजियारपुर विधानसभा की सीट आती है, लेकिन क्या उजियारपुर का मिजाज ऐसा ही रहा है कि यहाँ लालटेन चला है, या फिर यहाँ बारी बारी जनता उम्मीदवार या पार्टी को बदलती रही है? समीकरण क्या इशारा करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, उजियारपुर को अगर देखें तो रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं उजियारपुर विधानसभा के? देखिए, उजियारपुर में देखिएगा तो लालटेन का ही उजियारा दिखा है। ये एक नया विधानसभा क्षेत्र है। नया जो परिसीमन हुआ 2008-9 में, तब उसमें उजियारपुर विधानसभा का जो है वो क्षेत्र का गठन किया गया। इससे पहले दलसिंह सराय विधानसभा सीट हुआ करती थी और उजियारपुर उसी में शामिल था, और वहां से जो है अब उजियारपुर नाम से यहां पर चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव 2010 में हुआ और जो अब तक यहां 3 चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लालटेन लालटेन और लालटेन ही दिखा है। तो लालटेन ने ही यहां उजियारा किया है उजियारपुर में पिछले 3 चुनावों से। अब इस बार क्या होगा? कमल खिलाने के लिए बीजेपी बेचैन है, लेकिन सामने कद्दावर नेता हैं आलोक कुमार मेहता। जब अभी आरजेडी जेडीयू की सरकार बनी थी बिहार में, तब वो मंत्री भी बने थे और तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं। जब विधानसभा में अभी आपने देखा था कि तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी जब हुआ और वहां पर लगा कि कुशवाहा वोटर्स में डेंट लग सकता है, तो उसे पैचअप करने के लिए आलोक कुमार मेहता ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहां पर उन्होंने कहा कि कुशवाहा जाति के लिए जो है आरजेडी सबसे ज्यादा काम करती है। तो ये कद इनका अब जो है पार्टी में बन चुका है। तो इसलिए आलोक कुमार मेहता यहां पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि यहां बड़ा उलट समीकरण है और यहां पर जो है जीत कैसे मिलेगी, उस समीकरण को साधेंगे कैसे, ये पार्टियों के लिए एक चैलेंज ही है। और उस चैलेंज को, चूंकि देखिए आरजेडी का तो काम बन रहा है, एनडीए कैसे उसमें जो है सेंधमारी कर सकता है उस सेट समीकरण में, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। अगर आप यहां पर देखिए उजियारपुर में, तो आपको शुरुआती सालों में अगर आप देखें 2010, 15 या उससे पहले जब दलसिंह सराय विधानसभा क्षेत्र था, तो मल्टी कॉर्नर फाइट जो है हुआ करता था और इसकी वजह यह थी कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों का भी एक जो है आप कहिए प्रभाव रहा था, और इधर जब से बीजेपी आ गई तो उसका भी एक प्रभाव था। सोशलिस्ट पार्टियां अपनी तरह से यहां चुनाव लड़ती थी, तो इसी वजह से ये फाइट जो है मल्टी कॉर्नर हुआ करती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब गठबंधन का दौर शुरू हुआ तो पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो महागठबंधन में गई तो एक एंगल कम हुआ, फाइट ट्रायंगुलर होने लगी। लेकिन फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो यहां से चुनाव लड़ रही थी 2010 से, वो भी जो है महागठबंधन में शामिल हो गई। तब 2020 में मुकाबला आमने सामने का हो गया। तो एंगल इस तरह से क्लोज होते चले गए उजियारपुर विधानसभा में। उजियारपुर विधानसभा के आखिरी 3 चुनावों की अगर हम चर्चा करें तो 2010 से शुरू करते हैं। तब दुर्गा प्रसाद सिंह जो है आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने जेडीयू के राम लखन महतो थे। कांग्रेस ने भी यहां पर अपना प्रत्याशी दिया था और साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रत्याशी थे। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला उजियारपुर में 2010 में उजियारपुर इतिहास का पहला चुनाव ले रहा था। दुर्गा प्रसाद सिंह को आते हैं 42,791 वोट, 32.72% वोट। राम लखन महतो जेडीयू प्रत्याशी, उनको 29,760 वोट, 22.76% वोट। सीपीआईएम के अजय कुमार को 19,145 वोट, मतलब 14.64% वोट, और कांग्रेस के प्रशांत सागर को 11,160 वोट, मतलब 8.5
54% वोट। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबले में 32.72% वोट लाकर दुर्गा प्रसाद सिंह यहां से चुनाव जीतते हैं 13,031 वोट से। फिर 2015 आता है, तब तो आरजेडी के लिए और माकूल स्थिति बन गई थी, क्योंकि जेडीयू भी आरजेडी के साथ गठबंधन में, महागठबंधन में आ गया था, कांग्रेस भी महागठबंधन में थी। तो तीन पार्टियां जो है, पिछले चुनाव में जेडीयू कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, तो अब वो दोनों पार्टियां आरजेडी के साथ थी 2015 के चुनाव में। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी ने यहां पर अपना प्रत्याशी भी बदल दिया और उन्होंने आलोक कुमार मेहता को चुनावी मैदान में उतारा। आलोक कुमार मेहता जो हैं वो उनके जो पिता तुलसीदास मेहता हैं, बिहार के बड़े समाजवादी नेताओं में उनकी गिनती जो है वो होती थी। अब अगर आप देखिए तो आलोक कुमार मेहता के सामने एनडीए से आरएलएसपी के प्रत्याशी उतारे जाते हैं। बीजेपी तब जो है यहां चुनाव नहीं लड़ रही थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना प्रत्याशी यहां पर देती है। तो जो पिछला मुकाबला चतुष्कोणीय था, इस बार त्रिकोणीय हो गया और आलोक कुमार मेहता को आए 85,466 वोट, मतलब 52.24% वोट। और कुमार अनंत आरएलएसपी के प्रत्याशी को आता है 38,006 वोट, 23.23% वोट। और सीपीआईएम के प्रत्याशी अजय कुमार को आता है 18,973 वोट, मतलब 11.6% वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में आलोक कुमार मेहता को जीत मिलती है 47,460 वोटों की। बड़ी जीत, विशाल जीत, इतनी बड़ी जीत कि जितने की उनकी जीत थी उतने वोट एनडीए प्रत्याशी कुमार अनंत को आए नहीं, उनको 38,000 ही वोट आए थे। फिर 2020 आ जाता है। 2020 में आलोक कुमार मेहता एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे और बीजेपी इस बार यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लेती है और पूर्व विधायक शील कुमार राय को चुनावी मैदान में उतारती है। शील कुमार राय जो हैं वो दलसिंह सराय से विधायक रहे थे, तब वो एलजेपी के विधायक थे। इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। हालांकि यहां पर आरएलएसपी ने भी प्रत्याशी दिया था, लेकिन कोई प्रभाव छोड़ने में वो सफल नहीं हो सके। बिल्कुल आमने सामने की ही लड़ाई हुई। आलोक कुमार मेहता को पिछली बार से वोट प्रतिशत उनका थोड़ा सा कम हुआ, 52.24 से जो है वो 48.8% पर आया, मतलब लगभग 3.4% वोट की कमी उनको आई। लेकिन वोट आए 90,601 और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे शील कुमार राय, उनको आए 67,333 वोट, मतलब 36.3% वोट। तो 12.5% वोट का फर्क दोनों के बीच में था। तो जो जीत थी वो फिर से बड़ी थी, हालांकि पिछली बार से छोटी थी, लेकिन जीत बड़ी थी 23,268 वोटों की। तो ये आपको दिखता है कि यहां पर आरजेडी और खास करके आलोक कुमार मेहता के लड़ने की वजह से आरजेडी को यहां सफलता मिलती रही है और उसका लालटेन जो है वो उजियारपुर में जगमग करता रहा है। तो क्या जातीय समीकरण यहां पर फेवर करते हैं? यह जातीय समीकरण यहाँ के बहुत दिलचस्प हैं। जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल उलट जातीय समीकरण है। यहाँ पर यादव कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से है। आमतौर पर एमओआई में जो समीकरण बनता है आरजेडी का, वो यहां पर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बीजेपी यादव कैंडिडेट दे रही है और कुशवाहा कैंडिडेट लव कुश वोट माना जाता है कि एनडीए की तरफ का वोट है। तो कुशवाहा आलोक कुमार मेहता वो वोट ले जाते हैं। तो बिल्कुल ही जो समीकरण है वो उलट हो जाता है। अब देखिए ना, यहां पर आलोक कुमार मेहता चूंकि कैंडिडेट भी जबरदस्त हैं। आप इस बार ही देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनको नित्यानंद राय के खिलाफ उजियारपुर लोकसभा से उतारा गया था। चुनाव वो हार गए, लेकिन अगर हम सिर्फ उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर वो पीछे रहे नित्यानंद राय से, लेकिन सिर्फ
1401 वोट, 1401 वोट से, तो वहां भी वो कांटे का मुकाबला करते हुए दिखे हैं। तो जबकि लोकसभा का चुनाव होता है तो नित्यानंद राय जो हैं वो भी बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उस वक्त जो यादव वोटों का बड़ा चंक होता है वो नित्यानंद राय की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यादव वोटरों के मन में एक बार जो है मुख्यमंत्री का पद भी होता है और तब वो तेजस्वी यादव को देखते हैं, तो ट्रांसफर जो यादव वोटरों का होता है वो उस तरह से बीजेपी की तरफ नहीं होता या उस अमाउंट में नहीं होता जितना कि लोकसभा में होता है। जबकि कुशवाहा जाति का जो वोट है वो ट्रांसफर स्मूथली जो है टुवर्ड्स आलोक कुमार मेहता होता है। तो इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी या एनडीए को उठाना पड़ता है। अब यहां के अगर आप संभावित उम्मीदवारों की बात कीजिए तो आरजेडी से तो एक ही नाम है, आलोक कुमार मेहता, वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से भी शील कुमार राय का नाम चल रहा है और वो एक जो कुशवाहा वर्सेस यादव का मुकाबला यहां पर होता है। लेकिन एक और नाम है जो बीजेपी की तरफ से यहां पर चल रहा है, वो उपेंद्र कुमार कुशवाहा, वो समस्तीपुर जिला के पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर प्रयास कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो आरएलएसपी वाले नहीं, ये उपेंद्र कुमार कुशवाहा जो हैं ये समस्तीपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, तो वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए। उन्होंने जन आशीष यात्रा भी यहाँ पर निकाली है। तो अब ये दिलचस्प है यहाँ देखना कि यहाँ कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा होगा ताकि कुशवाहा वोटर्स को टुवर्ड्स एनडीए शिफ्ट किया जाए, या कुशवाहा वर्सेस यादव होगा। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में एनडीए के लिए काम आसान नहीं है। कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा होगा तो पूरा का पूरा एमओआई जो है वो आलोक कुमार मेहता की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर कुशवाहा वर्सेस यादव होगा तो पूरा का पूरा कुशवाहा वोटर्स जो है वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होगा। खैर देखते हैं कि इसके लिए क्या रणनीति बीजेपी बनाती है, किसे प्रत्याशी बनाती है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझें। जो एससी वोटर्स हैं यहाँ पर भी अच्छी संख्या में हैं, 19.23% वोट, और यहाँ पर भी पासवान वोटर जो हैं वो ज्यादा हैं। उजियारपुर लोकसभा के दौरान जो है चुनाव हो रहा था तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों यहाँ पर नित्यानंद राय के लिए प्रचार करने आए हुए थे, तो वो दिखता है। मुस्लिम 10% हैं, यादव 11.5 से 12.5% हैं, तो 22 से 23% का एमओआई इक्वेशन बनता है। हालांकि उसका यहां पर अगर कैंडिडेट शील कुमार राय रहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। राजपूत 3.5 से 4%, भूमिहार 4.5 से 5% और ब्राह्मण 8 से 8.5%, तो 16 से 17% सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कुशवाहा 11 से 12% है और ये बड़ा हिस्सा है वो इधर से निकलता है। कुर्मी आप 2.5 से 3% है, तो जो कुशवाहा और कुर्मी का जो चंक बनता है वो 14 से 15% का बनता है, और वैश्य जो हैं वो 10 से 11% है। अदर ओबीसी आप देखें तो वो 15 से 16% हैं, लेकिन उसमें जो सहनी वोटर्स हैं वो आधे होंगे, 6 से 7%, 8% भी आप कह सकते हैं जो मल्लाह वोटर्स हैं। सिर्फ आप देखिए सहनी सरनेम जो है वो 4.5% के आसपास है वहां पर। तो इसीलिए जो है यहाँ का इक्वेशन है कि अगर इस आलोक मेहता चुनाव लड़ते हैं और कुशवाहा वोटों का बड़ा चंक उनकी तरफ शिफ्ट होता है तो उजियारपुर में आपको स्लाइट एज एक बार फिर से आरजेडी को देना पड़ेगा। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस शिफ्टिंग को रोकने के लिए बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो किस रणनीति के साथ यहां चुनावी मैदान में उतरता है। अगर कोई नई रणनीति बनती है तब उजियारपुर में जो है एक रोचक चुनाव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तब जो है यहां पर आपको आरजेडी को स्लाइट एज देना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि यहां जो जातीय समीकरण है उसमें जिसने बेहतर तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर ली, जीत उसी की होगी।
तो ये उजियारपुर का रिकॉर्ड और मिजाज रहा है। तो बेहद दिलचस्प इस बार का विधानसभा चुनाव होगा और इस पर हमारी नज़र होगी। क्या जो नई पार्टी अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है वो कितना कड़ा मुकाबला दे पाएगी, क्या कई जगहों पर वो ट्रायंगुलर फाइट को में तब्दील कर पाएगी मुकाबले को, आमने सामने के मुकाबले को, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।